जय गौ माता मित्रों। सर्वप्रथम हम गौ माता को प्रणाम करेंगे उनके सूक्त से। ओम नमो गभ्ये श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। आदरणीय गौ माता को कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाइयों से अनुरोध है कि कृपया लाइव आ जाएं और पंचगव्य और गौ माता के विषय पर आज चर्चा करेंगे। कृपया सभी भाई मुझे बताएं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी गौ भक्तों को एक बार मैं फिर से सूचित करना चाहूँगा कि सभी लोग लाइव आ जाएं और इस पंचगव्य के ज्ञान का लाभ उठाएं। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृपया सभी गौ भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है कि और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं। सर्वप्रथम हम गौ माता को कोटि कोटि वंदन। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी को कोटि कोटि नमन और हमारे गुरु जी श्री निरंजन जी वर्मा जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है पंचगव्य और गौ माता के या गौ माता का इस सृष्टि के संतुलन में क्या योगदान है। तो सर्वप्रथम हम आज चर्चा करेंगे कि गौ माता और गौ माता का जो उद्भव है उस सृष्टि में किस प्रकार योगदान दे सकता है, खास तौर पर आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से। क्योंकि गौ माता हमें धन संपदा के साथ साथ स्वास्थ्य भी देती है। अब आज के समय पे हम अभी कहा जाता था कि व्यक्ति की 3 बहुत आवश्यक ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। पर गौ माता सदियों से हमें रोटी तो देती ही आ रही है, अब मकान भी दे सकती है और कपड़े भी दे सकती है। तो आप सभी भाई कहेंगे कि कपड़े और मकान कैसे दे सकती है। तो रोटी तो सदियों से देती ही आ रही है, क्योंकि उसका गाय का गोबर खेतों में उपयोग करके हम सदियों से गौ माता का लाभ उठाते आ रहे हैं। पर आज के समय पे गाय के गोबर से अब वैदिक प्लास्टर भी तैयार हो गया है और आज के समय पे एंटी रेडिएशन के तौर पे अब गाय के गोबर का उपयोग बहुत घरों में उपयोग हो रहा है। खासकर लेपन के रूप में तो सदियों से होता ही आ रहा है, अब दीवारों में पेंट के रूप में हो रहा है। गाय के गोबर का, गौमूत्र का अब घर के निर्माण में बहुत अच्छी तरह से उपयोग हो रहा है। और अगर सभी भाइयों का अगर अच्छे से मन बन जाए तो इस विषय पे और अच्छा काम करके और जहाँ जहाँ इस पर रिसर्च चल रहा है वहाँ वहाँ विजिट कर सकते हैं। अभी यूरोप में एक महिला ने गाय के गोबर से ही कपड़े का निर्माण किया है।
हमारे भीमराज शर्मा जी हैं राजस्थान के, उनने गाय के गोबर से अब कागज़ तक का निर्माण कर दिया है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उनकी एक साइट है gaukriti.com, वहाँ पर विजिट करके आप गाय के गोबर से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस चीज़ का विशेष लाभ उठाएं। सर्वप्रथम हम गौ माता और पंचगव्य को लेकर चर्चा करेंगे कि गौ माता का और पंच महाभूत और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या योगदान है। जिन भाइयों के प्रश्न हों वो पूछेंगे, पहले सेशन समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी में चलेंगे। ये संपूर्ण जो जगत है और ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें सूर्य उपस्थित है, सूर्य के गुरुत्व में जितने भी ग्रह हैं, जिसमें से हमारा एक पृथ्वी ग्रह है, वो ये सारे ग्रह और पृथ्वी ग्रह सभी पंच महाभूतों से मिलके बने हैं, जिसमें 84 लाख जीव जंतु हैं। इन पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए गाय का बहुत अद्भुत योगदान है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं मित्रों? तो सर्वप्रथम हमारा पहला महाभूत है भूमि, पृथ्वी जिसे हम बोलते हैं। दूसरा महाभूत है जल। तीसरा महाभूत है अग्नि। चौथा महाभूत है वायु। और अंतिम महाभूत है जिसे हम बोलते हैं आकाशीय तत्व। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और साथ ही इस सृष्टि के निर्माण में पंच महाभूत तो है ही है, साथ ही साथ 3 विद्युतीय ऊर्जाएं भी लगे हुई हैं, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। मॉडर्न साइंस उससे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानती है। और इन तीनों ऊर्जाओं को आपस में जो बांधे हुए हैं उसे हम कहते हैं आत्मा। तो किसी भी व्यक्ति की जब हम चिकित्सा करेंगे तो इन पंच महाभूतों के साथ साथ इन 3 विद्युतीय ऊर्जाओं का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आज का आधुनिक विज्ञान केवल भौतिक शरीर की चिकित्सा करता है, मन की चिकित्सा, आत्मा की चिकित्सा वो तो इसको मानता भी नहीं है बिल्कुल। तो जो आधुनिक विज्ञान है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो पूरी तरह भौतिक चिकित्सा भी नहीं करता है। आधुनिक विज्ञान बोलता है कि भूमि तत्व हाँ कुछ है, मानते हैं कुछ, जल को भी कुछ मानता है, अब थोड़ा थोड़ा अग्नि को भी मानने लगा है, वायु को भी मानता था, पर आकाशीय तत्व ऐसा भी कोई ऐसा तत्व है ऐसा वो बिल्कुल समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं कि आकाश तो शून्य है, आकाश में क्या है, कुछ नहीं है। पर मैं सभी भाइयों से एक बात कह दूं कि जिस आकाश के नीचे हम रहते हैं वो आकाशीय तत्व हमारे चिंतन, मनन और विचार पे उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण होगा वैसा हमारा विचार होगा। अब आजकल आप देख रहे हैं कि आकाशीय तत्व कितना असंतुलित हो गया है, चारों तरफ वातावरण प्रदूषित हो गया है, बड़े बड़े कृत्रिम ध्वनियों का इतना तेज़ी से विकास हो रहा है कि इन ध्वनियों के कारण हमारा आकाशीय तत्व असंतुलित हो गया है। तो इन पंच महाभूतों से हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से संतुलित रहे, यही आज के विषय का ध्येय रहेगा। तो गौ माता का इन पंच महाभूतों में क्या योगदान होगा? तो जो हमारी गौ माता है वो 5 गव्य प्रदान करती है, साक्षात 3 गव्य और 2 गव्य हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले हैं। पहला गव्य है गाय का दूध, दूसरा गव्य है गाय का मूत्र और तीसरा गव्य है गाय का गोबर या गोमय। ये 3 साक्षात गव्य हैं जो गौ माता हमें प्रदान करती है। साथ ही साथ 2 और गव्य हैं जो हम गौ माता के गव्यों से विशेष प्रक्रिया शोध करके 2 नए गव्यों का निर्माण करते हैं।
चौथा गव्य है गाय का दही या छाछ, और पांचवा घृत है मक्खन, या उसे हम घी भी बोल सकते हैं। तो इन पांचों गव्यों से पंच महाभूत जो हमारे शरीर में हैं, इस भौतिक शरीर में, उसको संतुलित करना है गाय के गव्यों से। सर्वप्रथम जो हमारा गाय का दूध है वो किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है पंच महाभूत में? तो जो गाय का दूध है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा जो गव्य है वो गाय का गोबर है। तो गाय का गोबर शुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध भूमि तत्व है। अगर भूमि तत्व की कल्पना करनी है तो आप गाय के गोबर से कल्पना उसकी कर सकते हैं। और तीसरा जो गव्य है गोमूत्र, वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। छाछ आकाशीय तत्व को, और हमारा जो घृत है घी, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इन 5 गव्यों से 5 महाभूतों को हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अब यही महाभूत हमारी सृष्टि में आज के समय पे 5 महाभूत असंतुलित हो चुके हैं, खासकर वायु तत्व और जल तत्व और भूमि तत्व। ये तीनों तत्व सृष्टि में बहुत ज़्यादा मात्रा में असंतुलित है। अब तो अग्नि तत्व भी असंतुलित हो गया है, अब तो और आकाश तत्व भी नहीं बचा। मतलब अगर कहा जाए तो अब इस पृथ्वी लोक में, इस कलयुग में अब 5 तत्व असंतुलित हो गए हैं। और इन्हीं 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए गौ माता की विशेष भूमिका है। सर्वप्रथम हम मनुष्य के भौतिक शरीर को कैसे संतुलित करें उस पर चर्चा करेंगे। बाद में सृष्टि का संतुलन कैसे करें इन 5 गव्यों से, गौ माता के गव्यों से, गौ माता के सहयोग से या गौ माता के ज्ञान और विज्ञान से, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम भूमि तत्व की चर्चा करेंगे, या हम जल तत्व ले लेते हैं। जल तत्व मतलब गाय का दूध। अगर आपको शुद्ध जल का पैरामीटर चाहिए तो गाय के दूध में जितने भी पैरामीटर हैं वो एक शुद्ध जल की ही पैरामीटर है। अगर आज आधुनिक विज्ञान से आप पूछेंगे कि शुद्ध जल की क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो आधुनिक विज्ञान कहता है कि शुद्ध जल का ऐसी कोई परिभाषा, ऐसा पैरामीटर बना ही नहीं है कि हम उसे बिल्कुल शुद्ध जल कह सकें। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि ये पोषक तत्व होने चाहिए, पर वो मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप है, वो एक शुद्ध जल की परिभाषा नहीं है। इसलिए अगर शुद्ध जल की आपको परिभाषा ढूंढनी है तो गौ माता के दूध का परीक्षण लैब में करवा लीजिए। उसमें जितने भी पोषक तत्व, उसमें जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो एक शुद्ध जल की परिभाषा है। अब इसी दूध से हम मनुष्य के शरीर की कई चिकित्सा कर सकते हैं। तो जो हमारा गाय का दूध है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व की कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं? तो कफ के जितने रोग होते हैं, कफ के जितने भी रोग हैं, जैसे आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह की बीमारियों को कैटेगरी करने का एक पैमाना है। वात में आयुर्वेद के अनुसार 80 रोग आते हैं, पित्त में 40 रोग और कफ के 20 रोग। तो टोटल जो रोग होते हैं वो 140 प्रकार के, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के रोग पैदा होते हैं। तो जो कफ के जितने भी रोग हैं हम दूध से उसको ठीक कर सकते हैं, पर उसमें कुछ औषधियों का अगर हम उसमें सम्मिलित कर लें तो इसके रिजल्ट बहुत अद्भुत हैं। सर्वप्रथम हम गाय के दूध से किन किन रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बाद में जो समय बचेगा या कल जो भी समय रहेगा, कल के सत्र में हम अन्य गव्यों का, उससे क्या मनुष्य की चिकित्सा कर सकते हैं, कितने प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं, कितने रोगों की, और क्या क्या प्रकृति है, किन व्यक्तियों को उनको खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा करेंगे हम। तो सर्वप्रथम हम गाय के दूध के विषय में चर्चा करेंगे। तो गाय की दूध की प्रकृति कैसे है ये सर्वप्रथम हम जान लें।
क्योंकि बिना प्रकृति के कोई भी आहार सेवन करना बहुत ही कष्टदायक और हानिकारक हो सकता है। क्योंकि इस पूरे जीव जगत में कोई भी चीज़ ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। हर चीज़ का उपयोग करने का एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि अमृत जैसी चीज़ें भी गलत उपयोग अगर कर ली तो वो भी हानिकारक हो जाती हैं, और बहुत सी हानिकारक चीज़ों को भी अगर अच्छी तरह से हमने उपयोग कर लिया तो वो भी बिल्कुल अमृत की तरह काम करती है। तो उपयोग करने का आपका जो लक्ष्य है उसको अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार कि ये हमारे अनुकूल है कि नहीं है, उस पर विशेष ध्यान दें। तो सर्वप्रथम गाय के दूध की प्रकृति हम जान लें। गाय का दूध कैसा है? आयुर्वेद के अनुसार मैं अभी महर्षि वाग्भट जी को काफ़ी अध्ययन किया और उसमें गाय के दूध को बहुत सुंदर तरीके ने परिभाषित किया है कि किन व्यक्तियों के लिए गाय का दूध अच्छा है, किन किन रोगों में उसको खाना चाहिए, किस आहार के साथ उसको खाया जा सकता है जिससे उसके औषधि गुण और अच्छे हो जाएं, और किन व्यक्तियों को गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे या बहुत से लोग गाय के दूध का दुष्प्रचार करते हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, पर उनको ये नहीं पता है कि गाय का दूध सबके लिए अच्छा नहीं है, पर वो सभी को बोलते हैं कि गाय का दूध कोई ना पिए। तो सर्वप्रथम हम गाय के दूध पे चर्चा करेंगे, बाद में अभी आधुनिक विज्ञान ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी भी कहते हैं कि गाय का दूध, गाय के उत्पाद ना लें। नेचुरल लाइफ स्टाइल डिसीज़ वाले जो हमारे दिल्ली के जो प्रोग्रामर्स हैं वो भी कई बार बोलते हैं कि गाय के दूध, गाय के गब्बियों का उपयोग ना करें, पर वो आज के इस परिप्रेक्ष्य में नहीं, वो जर्सी गाय को देख के कहते हैं कि गाय का दूध या गाय के गब्बियों का उपयोग ना करें। उन्हें देसी गाय और जर्सी गाय के बीच में जो ज़मीन और आसमान का अंतर है वो उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि चार पैर वाले दिखने वाले ही प्राणी जो आपस में एक जैसे दिखते हों वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। अब आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ कि राक्षस और मनुष्य में क्या अंतर रहा? कोई भी, या राक्षस और ईश्वर में क्या अंतर रहा? तो राक्षस और ईश्वर में दो ही अंतर रहे, एक ही अंतर रहा केवल, कि राक्षसों ने भी खूब तप और तपस्या और ईश्वर की आराधना की, खूब साधना की, अपने तपोबल से बहुत ईश्वरों को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को खुश किया और खूब ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वरों ने भी, मनुष्यों ने भी यही किया, पर केवल राक्षस और मनुष्य या ईश्वर में केवल यही अंतर रहा कि गाय जब राक्षस ने साधना की तो उसके साधना में गाय की कोई भूमिका नहीं रही, गाय उनके यहाँ नहीं थी। और मनुष्यों ने जब, महर्षियों ने जब साधना की तो उनका सानिध्य गाय के साथ था। तो इसलिए गाय के सानिध्य में कोई भी आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो उससे सृष्टि का कोई भी संतुलन नहीं बिगड़ता है। और जब आपका गाय का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है और आप कोई भी साधना, कोई भी तपोबल करते हैं, तो वो ज्ञान हमेशा ही सृष्टि का असंतुलन ही करता है। तो ये राक्षस और मनुष्य में ये केवल यही अंतर, देखने में बिल्कुल एक जैसे थे वो, पर दोनों के गुण, कर्म और धर्मों में बहुत अंतर रहता था। तो वो केवल खेल है, केवल एक ही है, कमी किसकी? गौ माता की वहाँ रहे और मनुष्यों में गौ माता रहे। तो अभी हम दूध की बात करेंगे। तो दूध की प्रकृति कैसे है? तो आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि दूध प्रकृति में ठंडा है। दूध की प्रकृति कैसी है? ठंडी है, ठंड प्रकृति का है, और किन किन रोगों में बहुत अच्छा हो सकता है? तो जो गाय का दूध है वो वात और पित्त की सर्वोत्तम औषधि है। वात और पित्त के जितने भी रोग हैं, वात के कितने रोग हैं? 80 रोग, और पित्त के 40 रोग। मतलब गाय के दूध से 120 तरह की बीमारियों की हम चिकित्सा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वात के कौन कौन से रोग हैं और पित्त के कौन कौन से रोग हैं? तो वात के 80 रोग हैं, जैसे घुटने का दर्द है, जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है, वात के रोग हो गए ये। हार्ट अटैक वात का रोग है। इस तरह वात के 80 रोग हैं। घुटने का दर्द हो गया, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया,
हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। ये इस तरह के जितने भी 80 रोग हैं इनकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। अब गाय का दूध किन किन व्यक्तियों को पीना चाहिए? तो सर्वप्रथम गाय का दूध उन व्यक्तियों के लिए अच्छा है जिनका शरीर बहुत दुबला और पतला है, दुबला पतला है, साथ में बहुत शरीर में ऐसा चिंतन का कार्य करते हैं जिसमें ब्रेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो उन व्यक्तियों को ज़्यादा गाय के दूध का सेवन करना चाहिए जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, दिन भर हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, हमेशा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, रात के सोते समय भी रहता है कि कल मैं उठ के क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ऐसे व्यक्तियों के गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। जो काफ़ी मेहनती लोग हैं, जैसे किसान लोग, ठेले वाले, उन व्यक्तियों को गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। गाय का दूध क्या है? गाय का दूध में इतना जो उसका पीला रंग होता है ना, गाय के दूध में आप देखते होंगे उसमें भरपूर स्वर्ण क्षार है। यही स्वर्ण क्षार है जो व्यक्ति को बिल्कुल एक्टिव बना के रखता है। मंद बुद्धि वाले जो लोग होते हैं ना, उनको गाय के दूध का सेवन करना चाहिए हमेशा। गाय के दूध को और किस तरह उपयोग कर सकते हैं? तो गाय के दूध का उपयोग अगर आपको करना है तो कई मामलों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत जीर्ण ज्वर हो जाता है, जिसको हल्का बुखार बोलते हैं, हमेशा बना रहता है शरीर में, तो उन व्यक्तियों को मेरा यही कहना है कि जीर्ण ज्वर में गाय का दूध बहुत अच्छा है। हाँ, नए बुखार में गाय के दूध का सेवन नहीं कर सकते हैं, पर जीर्ण ज्वर जिन्हें 4 महीने 6 महीने साल साल भर से लगातार बुखार आ रहा है, हल्का हल्का बुखार बना रहता है, उनके लिए विशेष औषधि है कि आधा गिलास 100 ml गाय का दूध ले लें और 100 ml नॉर्मल पानी ले लें और उनको आपस में मिला के 10-20 बार खूब फेंटें और उसका नित्य सेवन करें सुबह खाली पेट। तो जिनको हमेशा गर्मी बहुत लगती है, हमेशा पसीना आता है, बिना एसी कूलर के रह नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गाय के दूध का सेवन पानी के साथ मिला के करना चाहिए, तो उनका शरीर शीतल हो जाएगा। कई लोगों को बहुत सी धात की समस्या होती है, पुरुषों में, महिलाओं में भी बहुत समस्याएं होती हैं ब्लीडिंग को लेके, तो उनसे यही अनुरोध है कि गाय का दूध का सेवन पानी मिला के करिए। दूसरा, गाय का दूध का उपयोग क्या हम सर्दी में जुखाम में कर सकते हैं? तो अगर 2 तरह के सर्दी जुखाम होते हैं, कई बार खांसी आती है, तो खांसी भी दो, कई खांसी सूखी खांसी होती है और एक ऐसी खांसी होती है कि खांसी तो आती है पर कफ बहुत निकलता है। तो जिस खांसी में कफ बहुत निकलता है उसमें दूध का सेवन नहीं करना है, पर जिसमें खांसी में सूखी खांसी आ रही है पर कफ बिल्कुल नहीं निकल रहा है, फेफड़े में पूरी तरह से जमा हुआ है, तो इस तरह के रोगों में आप गाय के दूध ले लीजिए 250 ml और उसमें 2 चम्मच वैदिक मथनी घृत का मिला के उसको 20 से 30 बार फेंटिए और रात्रि सोने से पहले उस दूध का सेवन करेंगे तो इस बीमारी से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी आपको। साथ में अगर गौमूत्र अर्क, तुलसी अर्क और मुलेठी युक्त घनवटी या तुलसी युक्त घनवटी का सेवन करेंगे तो बहुत अति उत्तम होगा। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि गाय के दूध से हम किस तरह चिकित्सा कर सकते हैं, वो अपनी कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम बता सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो जिस पे हम चर्चा कर लें कि गाय के दूध से किन किन बीमारियों की चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे एक खूनी बवासीर होता है, खूनी बवासीर में भी गाय का दूध बहुत अति उत्तम है। सूखा बवासीर में गाय का दूध नहीं ले सकते हैं, पर खूनी बवासीर में बिल्कुल आप गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं। गाय का दूध का सेवन, कई बच्चों का मल बिल्कुल कड़क हो जाता है, तो उन बच्चों को भी आप गाय का दूध दे सकते हैं। अगर घी के साथ देंगे तो कड़क मल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत होती है मित्रों, तो कॉन्स्टिपेशन में गाय के दूध के साथ घी का सेवन जरूर कर सकते हैं। तो ये रही बीमारी। अब हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म पे भी इसका बहुत अच्छा कारगर उपाय नहीं है इस पे, मतलब गाय के दूध से थायराइड जैसे जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं वो उपयोग ना करें, इसमें विशेष सावधानी रखनी है। दूसरा, गाय के दूध का
किन लोगों को उपयोग नहीं करना है? उन लोगों को उपयोग नहीं करना है जिनको बहुत, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद संडास जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति जिनके मल में बहुत चिकास टाइप में है, चिकनापन है, तो वो दूध का सेवन ना करें। पर गाय के दूध का सेवन वो व्यक्ति ज़रूर करें जिन्हें कब्ज की दिक्कत है और उनका मल बहुत कठोर हो चुका है। गाय का दूध बलवर्धक है, स्नेह है, ऊर्जावान है, शरीर को बलिष्ठ बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। हाँ, मैद नहीं बढ़ाता, चर्बी नहीं बढ़ाएगा। जितना आपके शरीर के अकॉर्डिंग चर्बी होनी चाहिए, फैट होना चाहिए, उतना ही फैट वो रहेगा जितनी आवश्यकता हो। तो ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि गाय के दूध से कोई हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तो प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। प्रश्न है कोई भाइयों के तो पूछ लीजिए, कुछ प्रश्न हो आपको लेके, गाय के दूध के लेके, गाय के गब्बे को लेके या कोई बीमारी को लेके। दूसरा, गाय का दूध का जो हम अनिल चौधरी जी पूछ रहे हैं, मुझे बुद्ध्या कोष्ठ है। ये बुद्ध्या कोष्ठ क्या होता है अनिल जी, कृपया अच्छे से मुझे बताएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या कोष्ठबद्धता कह रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की तो नहीं कह रहे हैं आप? अगर कॉन्स्टिपेशन कर रहे हैं तो गाय का 1 गिलास दूध ले लें और उसमें 2 चम्मच गाय का वैदिक मथनी घृत डाल के उसको 25 से 30 बार उसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे फेंटें। और जब वो गाय का घी अच्छी तरह से मिल जाए तो उसको रात्रि सोने से पहले उसका सेवन करें। पर इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि भोजन के तुरंत बाद दूध का सेवन नहीं करना है, 1.5 घंटे बाद ही दूध का सेवन करना है। अगर रात्रि का भोजन अगर 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे से पहले ले लें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर संभव नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि रात्रि भोजन को त्याग दें और रात्रि में केवल दूध और घी डाल के सेवन करके सो जाएं। और जिन मित्रों के प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। हाँ, गाय के दूध में विशेष सावधानी रखनी है कि किन चीज़ों के साथ इसको नहीं खाना है। तो गाय का जो दूध है वो नमक के साथ नहीं ले सकते हैं। जैसे आपने भोजन किया नमक वाला और तुरंत अगर आपने गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें खा ली तो बहुत हानिकारक हो जाएंगी। इसलिए सभी से अनुरोध है कि भोजन के तुरंत बाद दूध का सेवन ना करें। अगर गाय के दूध के साथ कुछ चीज़ों को मिला के खाने की आपकी बहुत इच्छा है तो आप, आयुर्वेद में है कुछ खाद्य आहार में कुछ है कि गाय के दूध के साथ लिया जा सकता है। सर्वप्रथम गाय के दूध के साथ अगर आपको कुछ लेना है तो ले सकते हैं आप। अगर आंवला ले सकते हैं, आम का सेवन कर सकते हैं, ऐसे आहारों का आप सेवन कर सकते हैं। केला अगर दूध के साथ ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केला पचने में भारी है और दूध भी भारी है, और जब 2 चीज़ें भारी मिलती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बनाना शेक की जगह आप मैंगो शेक पीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत लोगों को बहुत जलन होती है, पैरों में जलन होती है, शरीर में बहुत जलन रहती है, तो दूध में पानी मिला के उसका सेवन करें। आधा गिलास 100 ml दूध ले लें और आधा गिलास पानी ले लें और उसको मिला के उसको अच्छी तरह से, पके हुए दूध में ये पानी मिलाना है, कच्चे दूध में नहीं। कच्चा दूध का अगर सेवन करना है तो धरोष्ण दूध का सेवन आप कर सकते हैं, बिल्कुल निकला और तुरंत पी लीजिए विदिन 5 मिनट्स। गाय के थन से निकले हुए दूध से विदिन 5 मिनट के अंदर अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसे धरोष्ण दूध बोलते हैं। धरोष्ण दूध बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक विशेष ध्यान रखना है कि जो गाय का दूध होता है उसकी लाइफ कितनी होती है, कितने घंटे की लाइफ होती है। तो जो गाय का दूध है उसकी लाइफ केवल 3 से 6 घंटे होती है। मतलब 6 घंटे तक उसको हम दूध के रूप में रख सकते हैं, मतलब उसका रूपांतरण करना बहुत ज़रूरी है।
6 घंटे के अंदर आपको रूपांतरण करना ही पड़ेगा दूध, नहीं तो दूध की प्रकृति बदल जाएगी। तो आप दूध को कम से कम 3 घंटे के अंदर अंदर अग्नि पे रख दें। अगर दूध को मिट्टी के पात्र में पकाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और कंडे की आग में रखेंगे तो और सर्वोत्तम होगा। राकेश शिंदे जी पूछ रहे हैं कितनी देर बाद दूध पीना चाहिए। भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद अगर आप दूध का सेवन करेंगे तो सर्वोत्तम है। पर अगर आप भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी भी पिएंगे तो सर्वप्रथम आप ऐसा करें कि भोजन कर लें, भोजन के 1 घंटे बाद आप पानी का सेवन कर लें, गुनगुने पानी का, फिर उसके आधे घंटे बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं। हाँ, दूध पे विशेष सावधानी ये रखनी है कि नमक वाली चीज़ों के साथ दूध का कतई सेवन नहीं करना है। दूध के साथ अगर आपने कुछ मीठा जैसे आप लेना चाहते हैं तो कुछ मीठा खाने के लिए खड़ी शक्कर, मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। गुड़ का सेवन ना करें दूध के साथ। गुड़ के साथ दूध की बिल्कुल दोस्ती नहीं, विरुद्ध आहार है। अगर गुड़ के साथ दूध का सेवन करेंगे तो चर्म के ज़्यादा रोग होंगे, स्किन डिसीज़ेस की ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएंगी। नमक के साथ अगर दूध का प्रयोग करेंगे तो बहुत स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त पित्त के बहुत सारे रोग हो सकते हैं आपको, तो इनका विशेष सावधानी आपको रखनी है। धरोष्ण दूध सुबह पीना है या शाम को। धरोष्ण दूध सुबह भी पी सकते हैं और शाम को भी पी सकते हैं, पर आयुर्वेद के अनुसार शाम का जो दूध होता है वो सर्वोत्तम दूध होता है, क्योंकि जब शाम को गाय आती है तो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर चल के आती है पैदल, और कम से कम 32 से 33 जड़ी बूटियों को चर के आती है। तो गाय विचरण भी कर रही है और जड़ी बूटियों का सेवन भी करके आई है। तो शाम का दूध ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू सुबह के दूध से, क्योंकि सुबह का दूध भारी होता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में गाय कहीं चरती तो है नहीं है, रात्रि में वो गौशाला में निवास करती है, बैठी रहती है। तो गाय का सुबह का जो दूध होता है वो भारी होता है एज कम्पेयर टू शाम के दूध से। तो मेरा यही कहना है कि अगर शाम का दूध हो तो अच्छा है, शाम के दूध का ही सेवन करें। इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि दूध पियो तो हमेशा सूर्यास्त के बाद, क्योंकि शाम का जो दूध होता है वो हल्का होता है। और कोई मित्रों के प्रश्न हो तो जल्दी पूछ लें। बच्चों के लिए दूध बहुत अच्छा है। अनिल चौधरी जी का प्रश्न है कि मैं दूध को शाम को 6 बजे निकालता हूँ तो कितनी देर में पी सकता हूँ। दूध में भी निकालने की अलग अलग विधियां हैं कि दूध को हमेशा सूर्यास्त के बाद निकालना चाहिए। गाय के दूध को जब सूर्यास्त हो जाए, शाम को 6 बजे तो सूर्यास्त होता नहीं है अनिल चौधरी जी, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमेशा दूध को जब भी आप गाय से निकालें तो सूर्यास्त के बाद निकालें। दूसरा विशेष ध्यान रखनी है कि जो गाय का बच्चा है उसका पूरा दूध ना लें। मान लीजिए 4 थन है तो 4 थन में कम से कम 1 से 2 थन तो बछड़े के लिए या उसके बच्चे के लिए होना ही चाहिए, कि सर्वप्रथम उसके बच्चे का उसके माँ के दूध पे अधिकार है। तो सबसे पहले उसके बच्चे के लिए दूध है, तो दूध है सबसे पहले 1 थन या 2 थन उसके बच्चे के ले लें। अगर आपके गाय का दूध 8 से 10 लीटर है तो मैं तो कहूँगा कि 2 थन बछड़े के लिए ज़रूर छोड़ दें। हाँ, अगर आपकी गाय का दूध कम है तो 1 थन बछड़े के लिए और 3 थन आप ले सकते हैं, ये आपका धर्म है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि गाय का दूध पूरी तरह से निकाल लेते हैं, उससे माँ संतुष्ट नहीं होती है, माँ का जो वात्सल्य है वो दूध में नहीं आता है। इसलिए गाय के दूध को निकालते समय ये सावधानी रखें कि अगर बछड़ा पी भी रहा है और दूध भी निकल रहा है तो इससे उस दूध में वात्सल्य के गुण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इस वात्सल्य युक्त दूध को जो व्यक्ति या जो बच्चे पिएंगे उन बच्चों में और व्यक्तियों में भी वात्सल्य प्रेम आएगा अपने माता और पिता के प्रति। इसलिए आज की जो पीढ़ी है उनको अगर अपने माता पिता के लिए बहुत सामर्थ्य
और अपने माता पिता के कष्टों को, सुखों को ध्यान में रखें, इसके लिए हम ज़्यादा चिंतित रहें, तो उनके लिए आप ऐसा करें कि हमेशा गाय का दूध का ही सेवन कराएं और वात्सल्य युक्त होना चाहिए। मैं आजकल देख रहा हूँ कि भैंस का या पैकेट बंद दूध जो भी बच्चे पीते हैं, उनको अपने माँ बाप से बिल्कुल लगाव नहीं रहता है। माँ बाप से लगाव नहीं होता है, कारण क्या है? क्योंकि उनने ऐसा दूध पिया ही नहीं। दूसरा, गाय के दूध में वात्सल्य तो होता है, वात्सल्य के साथ साथ ऐसे पोषक तत्व हैं जो बच्चों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यकता है। तो बच्चों के लिए विशेषकर गाय का दूध बहुत सर्वोत्तम है। और सभी लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि पैकेट का दूध बिल्कुल ना पिए। इससे अच्छा कि आप दूध ही ना पिएं, क्योंकि ये पैकेट का दूध आप किन किन बीमारियों से आपको ग्रसित कर सकता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। पैकेट का जो दूध आता है उसमें आपको यही नहीं पता है कि वो दूध किस जानवर का है, भैंस का है कि बकरी का है कि ऊँट का है कि जर्सी का है या हमारी परम पूजनीय देसी गौ माता का है। जानवर देसी गौ माता नहीं है, इसका विशेष आप ध्यान रखें। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि पैकेट का दूध बिल्कुल ना पिए। और पैकेट बंद दूध, मैंने आपको पहले बताया कि जो दूध की जो आयु है वो 3 से 6 घंटे है। और कौन सी आपको इंडस्ट्री, अमूल, क्या आपको 3 से 6 घंटे के अंदर दूध उपलब्ध कराती है? किसान से लेके सीधे डायरेक्ट आपको कोई भी दूध जब किसान से लिया जाता है, इंडस्ट्री से निकलने तक में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं उसको। कभी आप सांची का, जो भोपाल में इंडस्ट्री है सांची दुग्ध मिल का, वहाँ का भी आप विजिट करके देखिए। वहाँ मैंने विजिट करके देखा है वहाँ का प्रोसीजर। सबसे पहले वो दूधों को इकट्ठा करते हैं किसानों से, उसको बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करके उसको उबाला जाता है, कम से कम 150 से 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे उबालते हैं। उबालने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसका सब क्रीम निकाल लेते हैं। उसके बीच में बहुत से केमिकल्स, बहुत से डिटर्जेंट भी डालते हैं, पॉस्चराइजेशन भी करते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि पैकेट बंद दूध बिल्कुल ना लें। इससे अच्छा है कि आप दूध का सेवन ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहर पीने से अच्छा है कि वो चीज़ हम खाएं ही ना। ठीक है मित्रों। दूसरा, दूध को लेके और विशेष एक सावधानी रखनी है कि पात्र हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। गौ माता के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग कुछ प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे आपको जवाब दूँ? क्या बिना मीठा मिला दूध पीना ठीक है? सर्वेश सिंह जी पूछ रहे हैं, क्या बिना मीठा मिला दूध पीना ठीक है? हाँ, बिल्कुल सर्वोत्तम है। गाय का दूध ही बिल्कुल हल्का हल्का मीठा होता है अगर देसी गौ माता का है। जर्सी गाय का दूध मत पीजिए, बहुत बीमारियां होंगी। कैंसर से लेके अर्थराइटिस, गैस की, डायबिटीज़, शुगर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आपको होंगी। आपको अगर जिन व्यक्तियों को रिसर्च पेपर भी चाहिए हो तो मुझे अपना ईमेल आईडी या फेसबुक में मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, मैं उनको रिसर्च पेपर भेज दूंगा। न्यूजीलैंड की जितनी भी जर्सी गायों पे, फिनलैंड पे जितने शोध हुए हैं, तो जिन व्यक्तियों को रिसर्च पेपर में रुचि हो वो मेरे रिसर्च पेपर से भी देख सकते हैं कि जर्सी गाय के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं दूध के। गौशाला में, विशाल पटेल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गौशाला में गौ माता को बांध के रखना सही है या गलत? देखिए, आज का जो परिवेश है वो गौ माता को आप छोड़ के नहीं रख सकते हैं। पर हाँ, अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है और खूब गौग्रास ज़मीन है, गौचर भूमि है, तो गौ माता हमेशा सुख तो खुश उसी में होती है जब उसे बांधा ना जाए। अगर आपसे संभव हो सके तो गौ माता को अगर खुला रख सकें तो सर्वोत्तम, और वो हमेशा खुश रहेगी। और अगर आपको, आपकी गौशाला अगर खेत के बीच में है कि चारों तरफ उसके खेत हैं आपके गौशाला के, तो आपकी मजबूरी है कि गौ माता को आपको बांधना रख पड़ेगा। गौ माता के से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे विशाल पटेल जी फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे पास घर में गौ माता नहीं है, हम गौपालक के पास से दूध लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि देखिए, मेरा सभी से ये अनुरोध है, मैं ये लाइव वीडियो केवल इसलिए लाता हूँ कि गौ माता का प्रचार प्रसार हो और गौ माता आप अपने घर पे लेके आए, नहीं तो क्या मतलब है फिर आप। हाँ, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आपकी मजबूरी है
तो मैं समझ सकता हूँ, पर अगर आप गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने घर में कम से कम एक गौ माता तो ज़रूर लेके आएँ और उनको आप उनकी सेवा भगत करें, और उससे जो लाभ होगा वो आप किसी से व्यक्त नहीं कर सकते, अतुलनीय है वो। जब आप लेकर आएंगे खुद महसूस करेंगे। आज से ही सूर्यास्त के बाद ही निकालूंगा। ठीक अनिल चौधरी जी, मुझे आशा है कि आप मेरे से संतुष्ट हैं। दूध निकालने के बाद कितने घंटे में पी सकते हैं? दूध निकालने के तुरंत बाद धारोष्ण दूध विदिन 5 मिनट आप पी सकते हैं। और विदिन 5 मिनट जैसे जैसे दूध का समय बढ़ता जाएगा दूध की गुणवत्ता हमेशा कम होती जाती है, इसलिए तुरंत दूध निकलने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट के तुरंत बाद उसको अग्नि पे रख के या धीमी आंच में उसको पका लीजिए। मिट्टी के पात्र में अगर संभव हो तो पका लीजिए। और दूध पकाने के लिए सर्वोत्तम पात्र मिट्टी के बाद सबसे अच्छा पात्र है कांसे का। कांसे के पात्र में आप दूध पका लीजिए, या लोहे की कढ़ाई में भी पका सकते। हाँ, विशेष सावधानी रखनी है कि कांसे के बर्तन में आप दूध को स्टोर नहीं कर सकते, केवल पकाना है और उसको वहाँ से निकाल लेना उस दूध को। अगर कांसे के पात्र में रखेंगे तो दूध में कसायपन आ जाएगा। जिन महिलाओं को या पुरुषों को हीमोग्लोबिन की बहुत कमी होती है वो लोहे की कढ़ाई या लोहे के पात्र में दूध को पका के उसका सेवन करें। दूध निकालने के तुरंत बाद पी सकते हैं क्या बिना उबाल कर? हाँ, तुरंत बाद पी सकते हैं, विदिन 5 मिनट। दूध निकला विदिन 5 मिनट आप पी लीजिए, पी सकते हैं। राजू मीना जी का प्रश्न था। ब्रजराज गौशाला जी बोल रहे हैं हमारे मित्र जितेंद्र। जय गौ माता। जय गौ माता ब्रजराज जी। और किन मित्रों के कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज ख़त्म करते हैं ये सेशन। केवल गाय से रिलेटेड, गौ माता के दूध और गौ माता से रिलेटेड प्रश्न करिए। चिकित्सा से भी लेके प्रश्न कर सकते हैं, वो भी दूध के लेके, क्योंकि अभी हम केवल दूध पंच महाभूत में से केवल एक जो गाय के गब्बे हैं अभी दूध पे केवल चर्चा कर रहे हैं। जिन भाइयों को और डिटेल में ज्ञान चाहिए वो हमारी गौशाला में आके प्रशिक्षण या कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मैं आपको केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। गाय से कौन कौन से रोग और ठीक हो सकते हैं वो आपको प्रशिक्षण या कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पर दैनिक जीवन में इतना अनुभव और इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और कोई प्रश्न है बीमारी को लेके तो जिन मित्रों की बीमारी के लेके कोई दुविधा हो वो भी प्रश्न कर सकते हैं। आज के परिवेश, आज की दृष्टि से भी प्रश्न किया जा सकता है कि आज का जैसा माहौल चल रहा है उसके दृष्टि से भी आप प्रश्न कर सकते हैं। सामाजिक चिंतन के विषय को लेके भी कर सकते हैं। मैं एक गौरक्षक काम करता हूँ, हमारी खिल्लार गौ माता है, बार बार रिपीट हो रही है। उमेश जी का प्रश्न है, मैं एक गौरक्षक काम करता हूँ, हमारी खिलार गौ माता है, बार बार रिपीट हो रही। मैं प्रश्न को समझा नहीं, रिपीट हो रही इसका क्या मतलब है? उमेश जी कृपया पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाएं मुझे उसको कि रिपीट यहाँ क्या हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि गर्भधारण से रिलेटेड समस्या है, वो मुझे अच्छी तरह से आप समझाइए। यहाँ पे अपना प्रश्न पूछिए। जय गौ माता मित्र, और कोई किसी के प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गणेश आदि की मूर्ति बनाने की कोई डाई मिलेगी कहीं से? जी ब्रजराज जी, मैं उसका आपको एड्रेस उपलब्ध करा दूंगा व्हाट्सएप में, आप वहां से ले सकते हैं। दूध को सुबह सूरज निकलने के पहले पी सकते हैं क्या? जी हाँ, देखिए दूध निकालने के लिए दो है कि सूर्यास्त के बाद दूध निकालें और सूर्योदय से पहले हमेशा गौ माता का दूध लेना चाहिए। सूर्य जब निकल आया उसकी उपस्थिति में दूध ना निकालें, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं गौपालक। हमेशा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही गौ माता से दूध निकालें, इसका विशेष सावधानी रखनी है।
मोहन मुरारी जी, आपकी रिक्वेस्ट को मैं स्वीकार करता हूं और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट कम से कम जो भी मेरे पास अभी ऑन लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैं अभी PDF फाइल में कन्वर्ट करता हूं और जैसे ही ये काम पूरा होता है मैं आपको ये उपलब्ध करा सकता हूं, उपलब्धि करा ही दूंगा जल्दी से। अच्छा, उमेश जी बोल रहे हैं कि गाभिन नहीं हो रही, तो गाभिन नहीं हो रही है तो उसके लिए आप ऐसा करें कि रोज़ गौ माता को जो चने होते हैं, चनों को पानी में भिगो के रोज़ उसका सेवन कराइए गौ माता को, तो गौ माता जल्दी हीट में आ जाएगी। और अगर नहीं आती है तो मैं आपको, मुझे व्हाट्सएप में आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उसको कुछ औषधि आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक का, होम्योपैथिक, जिससे गौ माता जल्दी हीट पे आ जाएगी। सर्वेश सिंह जी बोलते हैं, क्या किया जाए कि देसी गाय की दशा पूरे देश में बदल जाए। सर्वेश जी, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि हर व्यक्ति गौ माता की सेवा और गौ माता के गब्बरों से आर्थिक दृष्टि से कैसे लाभ ले सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम हमेशा से लाभ लेते ही आ रहे हैं। तो गौ माता की दशा को अगर आपको पूरी तरह से बदलना है तो गौ माता पे शोध काम चले, गौ माता के गब्बरों से क्या क्या योगदान हो सकता है हमारा, खासकर भारत देश की अगर बात करें तो हमारे भारत देश की GDP पे, उद्योग पे, लघु उद्योग पे क्या भूमिका हो सकती है। घर घर गौ माता के गब्बरों से उत्पाद अगर बनने लगे, लोग इस विज्ञान को समझने लगे, तो स्वयं गाय की दशा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि गाय की दशा खराब कब हुई, जब हम केवल उसको एक ऐसा प्राणी मान लिए कि उसे केवल उससे दूध उत्पादन ले रहे हैं, उसके गोबर और गौमूत्र की कोई हम चर्चा ही नहीं करते हैं। तो उस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। हाँ, प्रश्न आपके हैं, यानी सुबह, अनिल चौधरी जी का प्रश्न है, यानी सुबह को दूध को सूरज निकलने के बाद पी सकता हूँ क्या थी। दूध निकालने के तुरंत बाद धरोष्ण दूध का सेवन आप कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले अगर दूध अगर गौ माता से आपने निकाल लिया है और तुरंत अगर आपने सेवन कर लिया तो सर्वोत्तम है। धरोष्ण दूध का आप सेवन पी ही सकते। कितनी मात्रा में चना खिलाना है, 200 से 300 ग्राम। सर्वेश जी, उमेश जी बोलते हीट पे तो आती है, तो फिर समस्या क्या है, गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो गर्भधारण नहीं हो रहा है तो उसके लिए नियमित उसको पानी में चूना पिलाइए, नियमित अजवाइन और गुड़ खिलाइए उसको, और नियमित चना खिलाइए। तो मेरी आशा है कि इससे गाय हीट पे आ जानी चाहिए। अनिल चौधरी जी पूछ रहा है, जी मेरे पास एक जर्सी गाय है, उसका क्या करूं जी। देखिए, वो भी एक जीव है, उसकी हम हत्या तो नहीं कर सकते हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि उस गाय को आप रखिए, सेवा करिए, पर उसकी जगह पे एक और देसी गाय ले आइए और उन दोनों गायों को अलग अलग रखिएगा, एक साथ बिल्कुल मत रखिएगा। क्योंकि जो जर्सी गाय का जो ऑरा होता है वो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है, और जो देसी गाय का ऑरा होता है वो 3 से 5 मीटर का जो ऑरा होता है देसी गाय का, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी युक्त होता है। आप जब देसी गाय की सेवा करेंगे ना तो आपको खुद इस चीज़ का महसूस होगा। क्योंकि देखिए, ऊर्जा को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं किसी रिसर्च पेपर में लिख के कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज का जो आधुनिक विज्ञान है ना, वो इस चीज़ को समझता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि बहुत सी बीमारियों की चिकित्सा हम झाड़ और फूंक से करते थे कि नहीं करते थे। पर आज के आधुनिक विज्ञान ने उसे क्या बोल दिया, ये अंधविश्वास है। यही झाड़ फूंक जब यूरोप में गया और वहाँ से एक अंग्रेजी नाम लेके आया जिसे हम बोलते हैं सिद्धा थेरेपी। सिद्धा थेरेपी का नाम लेके उसने भारत में प्रवेश किया और आज उसकी कितनी पहचान है आप जानते हैं। सिद्धा थेरेपी दक्षिण भारत में कितनी पॉपुलर है, लोग उससे चिकित्सा कराते हैं। तो वही है कि हमने अपने ज्ञान को पहचाना नहीं और अपने ज्ञान को हम भूल गए। इसी प्रकार आप देखिए, हमारे यहाँ कई ऐसे वैद्य और महर्षि लोग थे जो केवल भभूत से चिकित्सा करते थे कि नहीं करते थे। तो भभूत से चिकित्सा करने का विज्ञान क्या था, मतलब ऊर्जा से चिकित्सा करना। कोई भी रोगी आ गया, कैंसर का हो या डायबिटीज़ का हो या उसको कोई भी बीमारी हो,
उसको केवल औषधि के रूप में धूनी की भभूत ही देते थे और सभी लोग रोग ठीक हो जाते थे। तो ये कैसे होता था? एक्चुअल में वो ऊर्जा से चिकित्सा करते थे। भभूत के माध्यम से उस रोगी के व्यक्ति में पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्रेशंस भेजे जाते थे। यही चिकित्सा, यही जो ऊर्जा का विज्ञान है, जब यूरोप में गया और यूरोप से जब वो क्वांटम हीलिंग, क्वांटम आयुर्वेदा के नाम से वहाँ से आया, तो हमने उसको उसकी बड़ा बखान किया। तो ये हमारा एक तरह से हमारा विचार या चिंतन या गुलामी, मानसिक गुलामी आप कह सकते हैं कि जब तक कोई चीज़ यूरोप से ना आए तब तक हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। आप देखिए आज के समय पे क्वांटम थेरेपी या क्वांटम हीलिंग के नाम से कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। तो क्वांटम हीलिंग वह कुछ नहीं है, ऊर्जा विज्ञान है, जो हमारे पूर्वज व्यक्ति को केवल उसके सिर पे हाथ रख के चिकित्सा करते थे, भभूत के माध्यम से चिकित्सा करते थे। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा ज्ञान और गाय पे और विज्ञान पे कितना शोध किया, पर हम वो भूलते जा रहे हैं। आज के युवाओं को इस पे शोध करने की बहुत ज़रूरत है। पर दिक्कत क्या है, पहले के समय पे आपने देखा होगा, पहले जो हमारे जो परिवार का स्ट्रक्चर होता था वो सम्मिलित परिवार होते थे। उसमें 10 से 12, 25, 30 लोग एक साथ रहते थे। तो उनमें से एक दो अगर युवा देश के लिए अगर अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर देते थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी परिवार के चलाने के लिए, क्योंकि सम्मिलित परिवार होता था। सम्मिलित परिवार में अगर एक दो व्यक्ति देश सेवा में निकल गए तो घर की जो जितनी भी स्थितियां थी कोई बिगड़ती नहीं थी। पर आज के दृश्य से अगर आप देखेंगे तो आज का परिवार क्या है? एकल परिवार है। एकल परिवार में एक या दो बच्चे होते हैं। एक दो बच्चे ही अपना जीवन यापन ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है वो पूरी ज़िंदगी हमेशा कमाओ, घर खरीदो और अपने परिवार के ही जीवन यापन में लगा रहता है। इसलिए आज की परिवेश में देखा जाए, आज का माहौल देख के आप कहें कि देश सेवा हो तो बड़ा कठिनाई है। जैसे मैं हूँ तो हम 3 भाई हैं, उनमें से मैं केवल अभी इस क्षेत्र में हूँ, पर मेरे अगर 2 भाई मेरा अगर घर नहीं संभाल रहे होते तो क्या मैं आज आपके सम्मुख इस विषय को लेके या गौ माता को विषय के लेके काम कर सकता था? संभव नहीं है। इसलिए सम्मिलित परिवार होंगे तो देश में कार्य ज़्यादा अच्छे होंगे। एकल परिवार में ये स्थितियां नहीं हो पाती हैं संभव, क्योंकि आज का क्या है, आज नौकरी आदमी करेगा, उसको अपना घर चाहिए, अपने बच्चों को आगे उसको पढ़ाना है, तो वो उसी में पूरे उलझन में पड़ा रहता है। उसके दिमाग में कभी ये चिंतन ही नहीं आता कि देश की सेवा करनी भी है कि नहीं करनी। तो एकल परिवार संभव नहीं है। और आज की सरकारें भी इसी को प्रमोट करती हैं, एकल परिवार को ही हमेशा प्रमोट करती है। हम दो हमारे दो, वो कभी कहते ही नहीं कि हम दो हमारे 6, हम दो हमारे 4। आज का माहौल ऐसा नहीं कि हम दो हमारे 4 हों, क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है। अब आज के परिदृश्य को देखा जाए तो आज इतनी ज़मीनें भी नहीं हैं कि अगर आपके पास हम 2 हम 4 करेंगे, पता चला ज़मीन आपके पास केवल 10 एकड़ है, 4 भाइयों में हो गया, तो अब ज़मीन भी नहीं है। आज के परिदृश्य वो भी सब संभव नहीं हो पा रहा है। पर देश सेवा के लिए युवाओं को तो आगे आना पड़ेगा, और एकल परिवार में ये बड़ा मुश्किल मुझे देखने को मिल रहा है। और जो भाइयों को गाय के दूध को या गाय के गब्बियों को लेकर कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। हाँ, नित्य गाय को सेंधा नमक का सेवन कराना है। अगर संभव हो तो जो आपकी गौशाला है या आपकी गौ माता जहाँ निवास करती है वहाँ पे ऐसा कोई पात्र रख दीजिए और वहाँ पे छोटे छोटे नमक के ढेले रख दीजिए, जो स्वेच्छा से ही गौ माता नमक को चाट ले, आपको खिलाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि गौ माता जब अपनी इच्छा से कोई चीज़ खाती है ना तो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से उसके शरीर में लगता है, उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए पानी की टंकी वहाँ बना दीजिए आपकी अगर गौशाला, तो स्वेच्छा से खुद पानी पी ले, स्वेच्छा से खुद खाना खा ले और स्वेच्छा से खुद सेंधा नमक चाट ले, आपको खिलाने की आवश्यकता ना पड़े। जब उसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो खुद ले ले। उमेश जी का प्रश्न है, गौ माता के आसपास में बगैर चप्पल पहन के क्यों जाना चाहिए? देखिए, गौ माता का जो हमारा
निवास स्थान है, हम उसे बिल्कुल मंदिर की तरह मानते हैं, क्योंकि जो गौ माता की जो धूली है वो सबको संभव नहीं। वहाँ पे जो एनर्जी है, जो उसका ऑरा है, वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी से युक्त है। चप्पल पहन के आएंगे। अभी देख रहे हैं आप कोरोना हमारी जो परंपरा थी, तो क्या होता, जब भी कभी बाहर से आते थे, घर में प्रवेश करते थे, तो चप्पल और जूते बाहर उतारते थे। सर्वप्रथम पैरों को पानी से धोते थे और फिर घर पे प्रवेश करते थे। क्यों? क्योंकि बाहर से आपने जितने भी वायरस और बैक्टीरिया लेकर आए हैं, वो सब बाहर निकल जाएं, पानी से धोने से चले जाएं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर से आते थे, तो कई जगहों पे, अभी मैं दक्षिण भारत में परंपरा देखता हूँ, कई बार स्नान भी करते हैं कहीं कहीं, तो वो परंपरा हमारी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार जो गौ माता का जो स्थान होता है, वो एक तरह मंदिर का पवित्र स्थान है। इसलिए मेरा विशेष आपसे अनुरोध है कि आप वहाँ जूते चप्पल पहन के ना जाएं गौशाला में, हमेशा नंगे पैर जाएं। और जब नंगे पैर आप वहाँ जाएंगे, तो गौशाला में आप देखते होंगे कि गाय का गोबर ऊपर हमेशा चिपका रहता है। जब आपके पैरों का स्पर्श गौ माता के गोबर से पड़ेगा, तो गौ माता में जो उपस्थित ऊर्जा है, वो आपके पूरे मन को शुद्ध कर देगी। मुझे आशा है कि उमेश जी मेरे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे, और जिन भाइयों के प्रश्न हो वो जल्दी पूछ लें। 3 मिनट का समय, 3 बजने वाला है। फिर कल का सेशन रखेंगे। कल का विषय इन्हीं गब्यों में से किसी एक गब्य को लेके हम चर्चा करेंगे। तभी के लिए सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। और जिन भाइयों के प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उनके उत्तर कल दे दूंगा। ठीक। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राजीववाद। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी अमर रहे। सभी को प्रणाम।